अगर कोई भी मुस्लिम ये कह दे कि उसके लिए उसके धर्म से ऊपर उसके माता पिता हैं और उसके धर्म से ऊपर ये देश है, तो जो आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं बोलने के लिए तैयार हूं। आपके विरोधी इस तरह के बयानों के बाद वो कोट करते कहते हैं कि इस तरह के विधायक जी बयान देते हैं और इसके बाद सांप्रदायिक तनाव इनकी विधानसभा में बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार बढ़ जाते हैं। भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसी परमिशन नहीं है जिसमें गौवंश के टुकड़ों को अलग करके उसकी खाल को, मांस को, हड्डियों को अलग करके बाहर बेच दिया जाए या उसका कहीं उपयोग किया जाए, ऐसा नहीं है। आप एक थाने के अंदर खड़े हुए आपने ये कहा कि अगर वो गोवंश के हत्यारे पकड़े नहीं गए तो मैं हर मस्जिद के आगे जो है सुअर की बोटियां पड़ी मिलेंगी। तो उसके बाद इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हुई कि विधायक जी को कानून के इकबाल पर भरोसा नहीं है, अब वो खुद ही फैसला करेंगे। बीते रोज एक तस्वीर जो हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप दिल्ली के उत्तम नगर आए थे, वहां पर तरुण की जो हत्या की थी उसको मैं कहूंगा कि उसको लिंच कर दिया था बुरी तरीके से। उस पूरी घटना को लेकर आप वहां मौके पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात हुई। वहां पर एक तरह का लैंड जिहाद जैसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लैंड जिहाद क्या है? 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो भारत के कई हिस्सों में दंगे भड़के थे। उसके बाद लगातार लोगों ने अपने क्षेत्रों को छोड़ना शुरू किया, बहुत बड़ी तादाद में कई लोगों के घरों में आग लगाई गई, लूटपाट की गई और कई लोगों की हत्याएं भी हुई। खामनेई का कि जब वो दिवंगत हुए खामनेई, तो फिर लखनऊ में जो इतना व्यापक जो रोना धोना हंगामा मचा, तो सरकार तो आपकी है, आपकी सरकार का स्टैंड होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खामनेई के समर्थक में छाती पीट पीट के जो हंगामा मचा रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। ये कैसा भाईचारा है कि आपका पड़ोसी किसी विदेशी मुल्क के जो प्रेसिडेंट है या वहां के जो रहनुमा है उनकी मृत्यु पर शोक मना रहा है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रुख इन शिया मुसलमानों को लेकर क्या है? कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। इस तरह का जो प्रदर्शन ये खामनेई के समर्थन में छाती पीट रहे थे। देश को अपना देश क्यों मानते हो जिसने कभी तुम्हें असली मुसलमान नहीं माना? देश के ज्यादातर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं और ज्यादातर लोग तो उन्हें काफिर भी मानते हैं। ये भारत का मुसलमान कब समझेगा कि जब नमाज पढ़ी जा रही थी उस समय किसी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही घंटा पकड़ करके खड़े रहते थे कि हवा से भी घंटा हिल गया और बच गया तो ये सरकार हमें नहीं छोड़ेगी। ऐसी सरकारें भी उत्तर प्रदेश के अंदर थी। बीफ एक्सपोर्टर भारत जो है लगातार बीफ एक्सपोर्ट के मामले में उड़ान चढ़ता जा रहा है, तो क्या ये दोहरा मापदंड है? सिर्फ एक बैनर के तले बस दिखाना है कि हम गोवंश की रक्षा कर रहे हैं, पीठ पीछे जो है गो हत्या जारी है। भैंस और गाय दोनों के मांस को हम बीफ कहते हैं। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। जो शरिया कानून को मानते हैं वही खामनेई को मानते हैं, मोदी योगी को नहीं मानते। अगर 2 दिन के अंदर गोवंश के हत्यारे पकड़े नहीं गए तो बिल्हौर विधानसभा के अंदर हर मस्जिद के बाहर सुअर के टुकड़े पड़े होंगे। इस तरह के तमाम विवादित बयानों से चर्चा में आने वाले बिल्हौर विधानसभा के चर्चित विधायक राहुल बच्चा सोनकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे उनके साथ, लेकिन एक हालिया बयान उनका बहुत ज्यादा चर्चा में है। पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर उनको जोड़कर उनके साथ चर्चा होगी। ये कोई छोटी घटना नहीं, ये हम सभी के लिए भविष्य का आईना है। हमको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम सभी को जागरूक रहना पड़ेगा। जो जाति के ठेकेदार घूम रहे हैं उनसे सावधान रहना पड़ेगा। वो बार बार आपको बताएंगे कि नहीं अपर कास्ट आपका दुश्मन है। अपर कास्ट दुश्मन नहीं है, दुश्मन वो है जो पूरी दुनिया के दुश्मन है, जो भारत के संविधान से ज्यादा अपने शरिया कानून को तवज्जो देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं खामनेई हमारा रहनुमा था। उत्तर प्रदेश और भारत को चलाने वाले योगी जी और मोदी जी और इस देश के सरकारें कभी उनके रहनुमा नहीं रहे। उन्हें सारी सरकार की योजनाएं चाहिए, उन्हें आयुष्मान कार्ड चाहिए, उन्हें सिलेंडर चाहिए, उन्हें आवास योजना चाहिए, उन्हें शौचालय चाहिए, उन्हें किसान सम्मान निधि चाहिए, उन्हें विधवा पेंशन चाहिए, दिव्यांग पेंशन चाहिए, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, उन्हें सब कुछ चाहिए। सरकार से आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज सरकार देती है, वो भी चाहिए, लेकिन रहनुमा कौन है? आप नहीं। तो इस तरह के तमाम बयानों से विवाद और चर्चा बटोरने वाले राहुल बच्चा सोनकर जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया वक्त निकालने के लिए विधायक जी। धन्यवाद जी। और अभी ये जो बयान आपका सुना, आपने कहा कि जो खामनेई को मानते हैं
वो ही जो शरिया कानून को मानते हैं वही खामनेई को मानते हैं। सीधा टारगेट संप्रदाय विशेष पर इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? आप देख रहे होंगे कि जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 से लेकर के अब तक बार बार एक ही विषय सामने आता है कि जब धर्म के आधार पर एक देश हमने पाकिस्तान अलग करा लिया और उसके बाद जो भारत के अंदर रह रहे थे जो लोग, कुछ मुस्लिम, जिन्हें महात्मा गांधी ने यह कह करके इस देश के हाथों पर सौंपा था कि अब देश के अंदर कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, सब मिल करके रहेंगे, सब एक ही संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जो भारत का संविधान है, सभी लोग उसको मानेंगे। लेकिन लगातार हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि उस संविधान के जितने भी नियम हैं उनका उल्लंघन किया जाता है। लगातार प्रयास किया जाता है कि जो धार्मिक किताब एक शरिया कानून उनका चलता है, उस शरिया कानून को जो अरब देशों की तरह चलाने के लिए भारत में लोग प्रयासरत रहते हैं और उन लोगों को कुछ लोगों ने वोट बैंक बना करके रखा हुआ है और वो लोग लगातार इस देश के अंदर उनके तुष्टीकरण में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनका वोट चाहिए। फिर वही तुष्टीकरण भविष्य में एक भयावह रूप लेता है। कभी कभी बहुत भयावह दंगों की चपेट में भी इस देश को हम लोगों ने देखा है। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की वजह से ही रहा। जब भाजपा शासित प्रदेश नहीं था तो आप जानते हैं कि इसी प्रदेश के अंदर कितने दंगे हुआ करते थे, धर्म के आधार पर कितने सारे दंगे हुए, कितने सारे लोग बेघर हुए। आप उठा करके इतिहास देख ले, मेरी खुद की उम्र में कई बार मैंने ऐसा देखा, अपने कानपुर में भी देखा, प्रदेश में भी देखा, अपने आसपास इस तरह का माहौल देखा। लेकिन जब से 2017 में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, हम न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा कंट्रोल करके रख रहे हैं, ना बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त किया है और उन्होंने लगातार ये प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से अग्रणी भूमिका में पूरे भारत के अंदर रखा जाए। नहीं, बिल्कुल उन योजनाओं की भी, विधायक जी, उन योजनाओं की भी बात करेंगे। अभी जो आपका बयान खामनेई को लेकर था, आपको लगता है ऐसा कि कोई ऐसा संगठन है जो इस तरह की पीछे मिशनरी के तौर पर काम कर रहा है कि इस तरह का खामनेई का सार्वजनिक तौर पर सड़क पर उतरकर, लखनऊ से तस्वीरें आई, कानपुर से तस्वीरें आई, हर जगह से जो एक बड़ा तबका है जो वो खामनेई का समर्थन कर रहा है, तो आपको लगता है ऐसा कि कोई संगठन ऐसा काम कर रहा है इसके पीछे? एक संगठन नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि प्रियंक जी, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इन लोगों को इस तरह के जो चीजें लगातार करते हैं, वो अपने धर्म का समर्थन तो करते ही करते हैं, वो धर्म का अंध समर्थन जो करते हैं उससे कहीं ना कहीं भारत के संविधान को, भारत की व्यवस्थाओं को चोट पहुंचती है। मतलब आप सोचिए, आप देखिए पिछले दिनों तस्वीरें देख करके हम लोग, ये कोई पहली बार नहीं था, हम लोगों के सामने बार बार ऐसा हम लोगों ने देखा है और ये लगातार इन लोगों के माध्यम से ये संदेश जाता है कि इनके लिए सिर्फ सबसे बड़ा अगर कोई है, ये स्वयं कहते हैं, और ये अगर कोई भी मुस्लिम ये कह दे कि उसके लिए उसके धर्म से ऊपर उसके माता पिता हैं और उसके धर्म से ऊपर ये देश है, तो जो आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं बोलने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई मुस्लिम ये कहने को तैयार नहीं है कि उसके लिए देश धर्म देश सबसे पहले है, ना कि उसका धर्म। जबकि हमारे लोगों में सबसे पहले हम देश को रखते हैं, उसके बाद धर्म को रखते हैं, अपने माता पिता को रखते हैं। लेकिन इनके लिए माता पिता आपके विरोधी इस तरह के बयानों के बाद वो कोट करते कहते हैं कि इस तरह के विधायक जी बयान देते हैं और इसके बाद सांप्रदायिक तनाव इनकी विधानसभा में बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार बढ़ जाते हैं इस तरह के बयानों पर। अगर आपको ये लग रहा है या उनको ये लग रहा है कि मेरी बातों से कहीं ऐसा सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, तो फिर ये तो बात वही हो गई ना कि हम सच बोलने से भी कतराने लगे। हमें सच बोलने का अधिकार नहीं है। हमने कौन सी ऐसी बात कही थी? पिछले दिनों भी जो घटना हुई थी वो क्या आपने देखी नहीं थी कि किस तरह से मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक खुले खेत के अंदर 3 शेड के लगा करके उसकी छत पे कुछ भी नहीं था, वहां पर इतने अवशेष थे। बाद में इन लोगों ने उससे छुटकारा पाने की कोशिश करी। वहां किसी भी तरह के पशु के अवशेष मिलना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था और खासतौर पर वहां गौवंश के अवशेष मिलना, मुझे तो लगता है कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसी परमिशन नहीं है जिसमें गौवंश के टुकड़ों को अलग करके, उसकी खाल को, मांस को, हड्डियों को अलग करके बाहर बेच दिया जाए या उसका कहीं उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है। बल्कि उसको अगर ऐसा कोई पशु मिलता भी है तो उसको सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों की भावना ऐसे पशुओं से जुड़ी हुई है और जिनको हम मां मानते हैं, जिनको हम रोटी देते हैं। और इसी प्रक्रम के बाद आपका एक बयान
विधायक जी, आपका एक बयान भी चर्चा में आया इसी घटना का, आप जो जिक्र कर रहे हैं। आप एक थाने के अंदर खड़े हुए आपने ये कहा कि अगर वो गोवंश के हत्यारे पकड़े नहीं गए तो मैं हर मस्जिद के आगे जो है सुअर की बोटियां पड़ी मिलेंगी। तो उसके बाद इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हुई कि विधायक जी को कानून के इकबाल पर भरोसा नहीं है, अब वो खुद ही फैसला करेंगे। कानून तो जो कर रहा है वो कर रहा है, आपने देख भी लिया। लेकिन आप ये समझिए, अगर सिर्फ धार्मिक भावनाओं की बात की जाए, अगर इनकी सामने वाले जिनकी पक्ष की आप बात कर रहे हैं, जो शरिया कानून पर इस देश को चलाना चाहते हैं, इनकी धार्मिक भावनाएं जब आहत होती हैं तो ये खून की नदियां बहाने से भी नहीं चुकते। और हमारी धार्मिक भावनाएं अगर आहत हो जाए तो हम कड़वा शब्द भी बोलने से बचें। तो एक तरफा तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि एक तरफा स्वतंत्रता मिलेगी। माइनॉरिटीज की अलग स्वतंत्रता होगी, उन्हें विशेषाधिकार मिलेगा, और जो बहुसंख्यक होंगे उन्हें कुछ कहने का अधिकार भी नहीं होगा। हमारी भी भावनाएं हैं बढ़ती, मैंने कुछ कहा, लेकिन आप सोचिए कि क्या उन लोगों ने कभी अपने कहे पर क्षमा मांगी होगी? क्या उन्होंने कभी कुछ कह दिया होगा? उनका एक छोटा से छोटा बच्चा भी और बड़ा नौजवान से लेकर के उनके वृद्ध लोग सरेआम योगी जी और मोदी जी को और गालियां देते हैं, इस भारत माता की जय बोलने से बचते हैं। इसी भारत के संविधान को कल तक गालियां देते थे, जब आज उन पर सरकारों ने सख्त एक्शन लेना शुरू किया तो इसी संविधान की प्रति को लेकर के ये घूम रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है इसी संविधान में सन 1975 में ये समाजवाद और ये जो आपका एक और शब्द इसमें जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, ये 1975 के 46वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। ये इनको नहीं पता है, लेकिन बस इनको कुछ पता है तो वो संविधान लेकर के घूमते हैं। हमारे एक माननीय सांसद जी, हमारे इस देश के जो कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने सदन में पूछा था, ये जो संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते हो, कोई बता तो दो इस संविधान में कितने पन्ने हैं? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस संविधान को, किताब को कभी उन्होंने खोल करके नहीं देखा, क्योंकि संविधान कभी उनके एजेंडे में नहीं थी। आज जब सरकार उस पर सख्त एक्शन लेने लगी, उसकी चाबुक पड़ने लगी, तो अब ये अपने आप को बचाने के लिए लगातार संविधान को और तिरंगे झंडे को आगे करते, जबकि कभी भी इन्होंने जो इनका धार्मिक शिक्षा केंद्र मदरसा है, इतने अवैध मदरसे भारत के अंदर, भारत की सीमाओं से लगे हुए क्षेत्रों में बने, लेकिन कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपको पता होगा कि भारत नेपाल बॉर्डर पर सन 2014 में 5000 से ज्यादा अवैध मदरसे बने थे उस समय। इन मदरसों में कभी आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आज वही लोग कानून की बात करते हैं, उन्हें उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो हमारी भावनाएं तो आहत होती हैं, तो उन्हें क्या समस्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और आपका विरोध जो मैं समझ पा रहा हूं, आप बहुत ही ब्लंट तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और आपका पूरा विरोध जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ है, ना कि किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ है। और आप बहुत बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, उसका समर्थन भी होना चाहिए। बीते रोज एक तस्वीर जो हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप दिल्ली के उत्तम नगर आए थे, वहां पर तरुण की जो हत्या की थी उसको मैं कहूंगा कि उसको लिंच कर दिया था बुरी तरीके से। उस पूरी घटना को लेकर आप वहां मौके पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात हुई, क्या ओपिनियन है इस पूरी घटना को लेकर आपका? मैंने मतलब वहां पर भी ये बात रखी, और जहां लोगों से वहां मैंने बैठ करके डिस्कस किया, तो निकल करके एक बात ये आई कि वहां पर एक तरह का लैंड जिहाद जैसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लैंड जिहाद क्या है? 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो भारत के कई हिस्सों में दंगे भड़के थे। उसके बाद लगातार लोगों ने अपने क्षेत्रों को छोड़ना शुरू किया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कई लोगों के घरों में आग लगाई गई, लूटपाट की गई, और कई लोगों की हत्याएं भी हुई। उनमें सभी धर्मों के लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुतायत उससे प्रभावित होने वाली आबादी हिंदुओं की थी। तो हिंदुओं ने उन क्षेत्रों को, जहां पर मिश्रित आबादियां थी, उस आबादी को छोड़ना शुरू कर दिया, जिनमें से एक हमारा क्षेत्र बाबूपुरवा भी था। लगभग यहाँ से हिंदू पलायन कर गए। 1994 के बाद लगातार ऐसी स्थितियां आई कि 2014 में आकर के रुकी। मात्र 2 से 3% लोग उस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, जहां पर कभी सैकड़ों हजारों लोग रहा करते थे। अब आप समझिए कि ऐसी परिस्थितियां वहां पर भी पैदा करने की कोशिश की जा रही। तरुण की हत्या की गई। मैंने कई लोगों से कहते हुए सुना कि उनको लग रहा था कि वो असुरक्षित हो जाएंगे कल, चूंकि जो हत्यारे हैं वो भारत के कानून की वजह से कुछ समय बाद वो जमानत होकर के उनकी वापस आ जाएगी, वो पुनः उसी गली के अंदर रहने लगेंगे, तो एक असुरक्षा का माहौल पैदा होगा। कई लोगों के मुंह से कहते हुए सुना कि वो मकान बेचना चाहते हैं। तो यही तो ये चाहते हैं, एक को मार दोगे, बाकी सब मकान बेच करके यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वो जैसा चाहेंगे अपना धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, अपने त्योहार मनाएंगे। यही वो चाहते हैं कि हम कभी मिल करके रहना नहीं चाहते। वरना अगर मिल करके रहना चाह रहे होते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रह रहे थे। आज इनकी संख्या इतनी कम है कि इनको ढूंढना भी मुश्किल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हाल ही की घटनाओं में आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर ये भाईचारा इसी तरह से भारत के अंदर चलता रहा
इनका जो तथाकथित भाईचारा है, तो भारत के अंदर भी बहुत जल्दी ही हम लोग भी अब अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाएंगे, और वो सब कुछ जो भारत के बाहर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है, इसका छोटा छोटा स्वरूप कभी कभी भारत के अंदर भी हमने देखने को मिलता है। इस पे रोक लगाने की आवश्यकता है, और इस पे रोक लगाने के लिए जनता के जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं इस कट्टरपंथ को किस तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि कट्टरपंथ लगातार सिर्फ भारत को ही परेशान करने का काम नहीं कर रहा, कट्टरपंथ इस पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे मुसलमानों को भी परेशान कर रहा है। कट्टरपंथ उस दूसरे अन्य देशों को भी, जहां पर आपके अमेरिका से लेकर के कनाडा और तमाम ऐसे इंग्लैंड वगैरह जहां पर भी धीमे धीमे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां पर कट्टरपंथ अपने आप आ जाता है। ट्रेन में इनको हलाल का खाना चाहिए। कभी किसी हिंदू के मुंह से कहते हुए आपने सुना कि इसको झटके के लिए झटका खाना है? झटका जब शब्द भी नहीं जानते था ज्यादातर हिंदू, लेकिन इन्हें इतना धार्मिक रूप से इतना सशक्त किया जाता है कि हर चीज में इन्हें हलाल चाहिए, हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए। क्यों चाहिए? जो भारत के सभी लोग खा रहे हैं भाई आपको भी खाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान में ये है। अब इन्हें अलग से कौन सा कानून बना करके दिया जाए? तो ये अपनी किताब के हिसाब से चलना चाहते हैं। तभी आप कहते हैं कि शरिया कानून वाले मानने वाले ही जो हैं वो खामनेई के समर्थक हैं और मोदी योगी की नीतियों के विरोधी हैं। अच्छा, एक तस्वीर उस दौरान जब ये तरुण का कांड हुआ, उस दौरान एक तस्वीर दिखी कि किस तरह बुलडोजर जो है वो आताताइयों का घर गिराता हुआ नजर आया है। पुलिसिया कार्य प्रणाली से क्या उनके परिजन संतुष्ट हैं, और उनके परिजनों से क्या आपकी बातचीत हुई? मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति के जब प्राण निकल जाते हैं, किसी के जवान बेटे की जब हत्या कर दी जाती है, तो चूंकि आप भी जानते हैं कि जन भावनाएं तो बहुत ज्यादा उद्वेलित होती हैं, लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं रहा, ना भारत का कानून ऐसा रहा है कि जब जान के बदले जान ली जाए। लेकिन फिर भी हमें कानून व्यवस्था पे इतना भरोसा है, जब उसका घर ढहाने की बात आई तो अतिक्रमण के तहत जितना भी उसका हिस्सा आता था वो गिराया गया। लोगों ने कहा बहुत थोड़ा गिराया गया, लेकिन जो कानून सम्मत है वही कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत भरोसा है भारत के कानून पर और न्याय व्यवस्था पर, कि जब दिल्ली के अंदर ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा देश अंदर से धधक उठा, हम सबकी भावनाएं आहत हुई। लोगों ने, यहाँ के मुसलमानों ने तमाम बार तंज कसा और कहा कि दिल्ली में मृत्यु हुई है। कई विधायक उत्तर प्रदेश के वहां पहुंच गए सांत्वना देने के लिए। तो क्या दिल्ली में जो घटना हुई है क्या वो उनके अपने थे? तो उनको ये सोचना चाहिए कि ईरान के अंदर जब उन खामेनेई की हत्या हुई, तो वो खामेनेई की हत्या में सड़कों पर बैठ करके जब मातम मना रहे थे, तो हम लोगों के दिल पर सोचे क्या बीत रही थी। और हम अपने ही देश के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर अगर हमारा कोई भाई उसकी हत्या की गई है, और बल्कि गैंग बना करके उसकी हत्या की गई, ग्रुप बना करके उसको मारा गया, तो क्या हम उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं? तो क्या ये कानून सम्मत नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल। इन लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और आप जैसे जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उसका खुलकर समर्थन होना चाहिए। लेकिन एक सवाल जब आपने खामनेई को लेकर बोला, तो लोग इस तरह की बातें भी करने लगे कि खामनेई जब वो दिवंगत हुए खामनेई, तो फिर लखनऊ में जो इतना व्यापक जो रोना धोना हंगामा मचा, तो सरकार तो आपकी है, आपकी सरकार का स्टैंड होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खामनेई के समर्थक में छाती पीट पीट के जो हंगामा मचा रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। आपने पूरे प्रकरण में देखा होगा कि वो जरूर सड़कों पर बैठ करके मातम मना रहे थे, अब सच में मना रहे थे या दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपने पूरे प्रकरण में यह भी देखा होगा कि किसी ने एक कंकड़ तक नहीं फेंका कहीं बाहर, क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है। अगर वो उद्दंडता करने की कोशिश करते, अगर वो किसी तरह की भी अराजकता फैलाने की कोशिश करते, तो निश्चित रूप से उसका दंड भी उन्हें देने के लिए सरकार सशक्त है, सरकार स्वतंत्र है, और उनको उसका दंड भी दिया जाता। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में पूरे हिंदू समाज नहीं, मैं पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से यही कहना चाहता हूं, जिनको भी लगता है कि भाईचारा अच्छी चीज है, मतलब होना भी चाहिए, मुझे लगता है, लेकिन ये कैसा भाईचारा है कि आपका पड़ोसी किसी विदेशी मुल्क के जो प्रेसिडेंट है या वहां के जो रहनुमा है उनकी मृत्यु पर शोक मना रहा है, ठीक है, उसको घर तक रखना चाहिए। सड़कों पर मना रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं उस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर धर्म की आग में कभी ये देश झुलसा
तो ये लोग वही जो ईरान के रहनुमा को अपना रहनुमा बता रहे हैं, ये शायद हमारे उस भाईचारे को कलंकित कर देंगे, शायद इसको खत्म कर देंगे। ये आशंका भी पूरे देश ने जताई है इस प्रकरण से। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। ये जो पूरा अभी प्रक्रम चल रहा था और वो सड़क पर उतर कर ये हंगामा चल रहा था, बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रुख इन शिया मुसलमानों को लेकर क्या है? कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। इस तरह का जो प्रदर्शन ये खामनेई के समर्थन में छाती पीट रहे थे। अब आप पूरे प्रकरण में ये देख ले कि जो भी कुछ हुआ उसमें केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत ने इन परिस्थितियों को देखा है कि किस तरह से भारत के अंदर इस तरह की चीजें हुई। लेकिन सरकारों ने इस पे अपनी जो मंशा है कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरफा ये रखी है कि किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना है, बल्कि भारत के ही मुसलमानों को, जैसे हम 75 सालों से अब तक ये समझाते रहे कि जिस देश ने तुम्हें सिर उठा करके रहने के लिए जगह दी, जिस देश ने भोजन उपलब्ध कराया, जिस देश ने तुम्हें रोजगार उपलब्ध कराया, जिस देश ने तुम्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई, उस देश को अपना देश मानो भाई। उस देश को अपना देश क्यों मानते हो जिसने कभी तुम्हें असली मुसलमान नहीं माना? देश के ज्यादातर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं और ज्यादातर लोग तो उन्हें काफिर भी मानते हैं। ये भारत का मुसलमान कब समझेगा? भारत का मुसलमान ये कब समझेगा कि उसकी चौथी और पांचवी पीढ़ी हिंदू हुआ करती थी, वो कन्वर्ट होकर के इस भारत के अंदर मुसलमान बने। लेकिन उन्हें स्वीकार करने में पता नहीं कि उस क्या समस्या है। अरे हम यही तो चाहते हैं आप इसी बात को स्वीकार कर ले, क्यों कोई आप अरब कंट्री से नहीं आए हैं यहाँ भाग करके, अरब कंट्रीज यहाँ रहने नहीं आए हैं, आप इसी देश का हिस्सा है, कन्वर्ट होकर के आप मुस्लिम बने हैं, तो आप अपनी भावनाओं को, हमारी भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। और हम जितने 75 सालों से आपकी भावनाओं का सम्मान करते आए हैं। एक परिस्थिति इसी प्रदेश के अंदर ऐसी भी थी कि जब नमाज पढ़ी जा रही थी उस समय इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही घंटा पकड़ करके खड़े रहते थे कि हवा से भी घंटा हिल गया और बच गया तो ये सरकार हमें नहीं छोड़ेगी। ऐसी सरकारें भी उत्तर प्रदेश के अंदर थी। भाईचारे के नाम पे उत्पीड़न हम लोगों ने झेला है कई सालों तक ये परिस्थिति रही है कि जब जब नमाज होती थी तब तक हमारे गीत संगीत बंद कर दिए जाते थे। और कितना सम्मान चाहिए भारत के अंदर भाई, इससे ज्यादा और क्या सम्मान दिया जाए? आज हम उसी चीज को नहीं देने को तैयार हैं क्योंकि लगातार आपका रवैया ठीक नहीं है सामने वालों का। जब सम्मान आप नहीं दे पा रहे हैं तो सम्मान की अपेक्षा हमसे मत करिए आप भारत के अंदर। और आप गौ रक्षा को लेकर लगातार मुहिम छेड़ते रहते हैं और आपकी निसंदेह आपकी पार्टी का भी मुख्य एजेंडा वही है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। लेकिन उस बीच विरोधी ये कहते हैं कि बीफ एक्सपोर्टर भारत जो है लगातार बीफ एक्सपोर्ट के मामले में उड़ान चढ़ता जा रहा है। तो क्या ये दोहरा मापदंड है, सिर्फ एक बैनर के तले बस दिखाना है कि हम गोवंश की रक्षा कर रहे हैं, पीठ पीछे जो है गो हत्या जारी है? आप एक छोटा सा शब्द मैं जानना चाहता हूं आपसे। जिस तरह से हम मुर्गे के मीट को चिकन कहते हैं, बकरे के मीट को हम लोग मटन कहते हैं, सुअर के मीट को हम लोग पोर्क कहते हैं, उसी तरह से भैंस और गाय दोनों के मांस को हम बीफ कहते हैं। और ये बीफ वो बीफ नहीं है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीफ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बंद है। ये बीफ जो भैंस का मांस है, जो भैंसे का मांस है, ये उसका एक्सपोर्ट दिखाया जा रहा है, ना कि गाय के मांस का। ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब कह दिया है कि हमारे यहाँ गौमांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है, स्लॉटर हाउसों में गौ नहीं कटेंगी, तो वो प्रतिबंधित ये आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ तथाकथित जो सरकार के विरोधी हैं, उनको हर तरह से सरकार का विरोध करना है। वो सरकार की परिस्थितियों से ही आज वो सर उठा करके जीने के लायक है। प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में रोजगार आने की स्थिति में है। गुंडे माफियाओं की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। सबसे पहले सरकार ने इस प्रदेश के बड़े से बड़े गुंडे और माफियाओं को खत्म करके आज उसको धीमे धीमे नीचे स्तर के भी माफियाओं को खत्म करने का काम लगातार सरकार कर रही है। और इसको करते करते सरकार को 9 साल बीत गए हैं और लगातार इस अभियान को चला करके सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर ठेके पे हत्याएं बंद करा दी। जो सत्ता आधारित अपराध थे उसको बंद करने का काम किया है। तो सत्ता के जो संरक्षण में अपराध पल रहा था उसको समाप्त करने का काम किया है। तब जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर शांति का माहौल है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां
जो 9 साल पहले का प्रदर्शन देखेंगे, जहां पर उनकी सरकार में कह दिया जाता था कि भाई लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी हो गई तो बोलते थे लड़कों के साथ लड़कों से गलतियां हो जाती है, इस तरह की शब्दावली जिनके शब्दकोश में होगी, तो सोचिए कि उनके किस तरह का उनका चरित्र रहा होगा, आप समझिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विधायक जी, तमाम ज़रूरी बातें हमसे साझा करने के लिए। और बेशक आपने अपनी तमाम तथ्यों को बहुत बेबाक तरीके से रखा। आपके आगामी सियासी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।